रास्तों पर चलते हुए जाने अनजाने में हमारी मुलाकात ऐसे लोगों के साथ हो जाती है जिन्हें देखकर हमें लगता है कि हम इन्हें वर्षों से जानते हैं। चाहे वो हमारी मुलाकात पहली हो, उसके बाद उनके साथ इस तरह से घुल मिल जाते हैं, हमें लगने लगता है कि ये ही हमारे लिए बने हैं और ये हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ रहेंगे। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़की एक लड़के से इस कदर घुल मिल जाती है और पहली मुलाकात के बाद उन दोनों के बीच में प्यार प्रसंग होने लगता है, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन अचानक उनके जीवन में एक ऐसा भूचाल आता है कि लड़की सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, उसके पीछे जो कारण होते हैं उनके बारे में अगर आप भी एक बार पूरी डिटेल से जानेंगे तो एक बार के लिए आपको भी लगेगा कि हमारे समाज में ऐसा भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है गिर चंपा और इसी के वार्ड नंबर 18 में गोपाल शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता है जो पेशे से पत्रकार होता है। उसकी पत्नी का नाम होता है जानकी शर्मा, उसके 2 बच्चे होते हैं। बेटी का नाम होता है इशिका शर्मा जिसकी उम्र 21 साल होती है और बेटे का नाम होता है आर्यन शर्मा जिसकी उम्र 19 साल होती है। बेटी जो इशिका होती है LLB की पढ़ाई करती है और पढ़ाई करते करते वो भी अपने पिता के पैरों पर चलने लगती है। उसे भी लगने लगता है कि क्यों ना पत्रकारिता में ही मैं अपना हाथ आजमाऊं। फिर वो YouTube पर एक चैनल बना लेती है और चैनल बनाने के बाद वो पत्रकारिता करने लगती है, हर जगह जाने लगती है। जहाँ भी उसे दिखता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, वो वहीं पर पहुँच जाती है और वहाँ जाकर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में पत्रकारिता करती है। अब उसे ग्राउंड रिपोर्ट के लिए एक साथी की ज़रूरत होती है। फिर उसे एक साथी भी मिल जाता है जिसका नाम होता है रोहन पांडू और जिसकी उम्र 22 साल होती है। वो भी पत्रकारिता में ही अपना भाग्य आजमाना चाहता है, वो भी उसके साथ मिल जाता है और दोनों मिलकर अच्छे से पत्रकारिता करने लगते हैं। और ऐसे ही समय बीतता रहता है। जो रोहन पांडू होता है बिलासपुर ज़िले का रहने वाला होता है, इसके साथ रहकर ही पत्रकारिता करने लगता है। समय आगे बढ़ता है और 12 फरवरी 2023 को जो माता पिता होते हैं वो कोरबा चले जाते हैं और कोरबा जाने के बाद जैसे ही अपने बच्चों को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे फ़ोन ही नहीं उठाते। पहले तो बेटे को फ़ोन किया जाता है आर्यन शर्मा को, तो आर्यन शर्मा फ़ोन नहीं उठाता। उसके बाद बेटी इशिका को फ़ोन किया जाता है, इशिका भी फ़ोन नहीं उठाती। अब माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कॉलोनी के ही गार्ड को सुबह सुबह 10 बजे, जिसका नाम रघु होता है, उसको फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे घर जाकर देखो, हमारे बच्चे फ़ोन नहीं उठा रहे, हमें बहुत ज़रूरी उनसे बात करनी है। जो गार्ड होता है रघु उनके घर पर पहुंच जाता है, जाकर देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे ही अंदर की तरफ जाता है तो बेड पर जो लड़की होती है इशिका शर्मा, वो मृत अवस्था में पड़ी हुई है। उसे देखकर उसकी एकदम से चीख निकल जाती है और आगे की तरफ दूसरे कमरे में जाकर देखता है तो जो बेटा होता है आर्यन शर्मा, वो ऐसी हालत में पड़ा हुआ है कि वो जग ही नहीं रहा। उसको कई बार हिलाने ढुलाने की कोशिश की जाती है लेकिन वो अपनी आंखें ही नहीं खोलता। जैसे ही ये गार्ड शोर मचाता है, आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। जल्द से ही पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस उस लड़की की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस लड़की के गले पर बहुत सारे निशान होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इसकी गला दबाकर किसी ने हत्या की है। उसके बाद जो आर्यन होता है उसे जगाया जाता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसकी नींद खुलती है और फिर जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो वो यही बताता है कि साहब, हम तो खाना पीना खाकर आराम से रात को सोए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि रात में क्या हुआ है। जो घर का सामान है वो भी बिखरा हुआ पड़ा था। लगता है कि घर में पहले कोई चोरी के उद्देश्य से आया है और शायद इस लड़की ने विरोध किया होगा, उस वजह से इस लड़की को मारकर चला गया है। अब पुलिस भी चारों तरफ से जांच पड़ताल में लगती है लेकिन कहीं से भी पुलिस के पास कोई खुलासा या कोई क्लू ऐसा नहीं मिलता कि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत हो। फिर आर्यन को ही अपने पास बिठाती है और उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ रात को कोई और भी यहाँ पर आया था? तो वो बताता है कि हाँ साहब, मेरी बहन के ही दोस्त रोहन पांडू और उसी का एक दोस्त राजेंद्र, ये दोनों यहाँ पर आए थे। उसके बाद हम सब ने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो अपने घर पर चले गए और मैं अपने
कमरे में चला जाता हूँ, दीदी भी अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और रोहन पांडू के घर का रुख करती है। जैसे ही रोहन पांडू के घर जाया जाता है तो वहां जाकर पता चलता है कि रोहन पांडू घर से फरार हो जाता है। अब रोहन पांडू की तलाश में पुलिस चारों तरफ से लग जाती है, अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। खबरी भी उसकी तलाश में लग जाते हैं और मुंगेरी एरिया से ही रोहन पांडू को उसी दिन रात को करीब 10:30 बजे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसे गिरफ्तार करके पुलिस उससे पूछताछ करती है तो इधर उधर घुमाने की बात करता है, लेकिन पुलिस का रवैया देखकर एकदम से टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात इशिका शर्मा से होती है और मैं इसके साथ पत्रकारिता करता हूँ। धीरे धीरे हमारी ऐसी मुलाकात हो जाती है, हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके लिए जो इशिका शर्मा होती है अपने घर वालों से बातचीत करती है और हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही शादी की कोई डेट फिक्स हो उससे पहले हमारी आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं और लड़ाइयाँ भी इस कदर बढ़ जाती हैं, हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लगभग 1.5 से 2 महीने का समय बीत जाता है और 12 फरवरी 2023 को मैं इशिका के पास फ़ोन करता हूं और उससे कहता हूं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जो गलती हुई है उसे मैं आपके सामने बैठकर माफ़ी मांगना चाहता हूं। इस पर इशिका कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं मिलना चाहती क्योंकि मेरे माता पिता यहाँ पर नहीं हैं, वो कोरोब आ गए हैं। अब लड़की की ऐसी बात सुनकर एकदम से जो रोहन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे घर पर ही आ रहा हूँ, और उसके लिए रात्रि को 9 बजे उनके घर पर पहुँच जाता है। और जब वो घर पर पहुँचता है, उससे बातचीत करने लगता है तो तुरंत ही इशिका के पास एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन पर वो काफ़ी देर बातचीत करती है और बातचीत करते करते वो हंसने भी लगती है। अब इस सब को देखकर रोहन बैठा बैठा अंदर से फूंक रहा होता है, उसके अंदर जलन पैदा होती है। रोहन जैसे ही फ़ोन कटता है तुरंत ही इशिका से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो, तुम मेरे होते हुए मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, फिर किसी लड़के से बातचीत कर रही हो। तो इस पर इशिका कहती है कि मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्तों के साथ इसी तरह से बातचीत करूँगी, इस पर तुम्हें ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। और उन दोनों की आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। इधर उसका दोस्त बैठा होता है राजेंद्र, वो इन दोनों को समझाता है और कहता है कि यार पिछली बातों को भूल जाओ, अब आगे की बात करो, तुम दोनों तो शादी करने वाले हो, अच्छे से कुछ बातचीत करो। फिर इस पर रोहन पांडू कहता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये किसी और लोगों के साथ में, किसी और लड़के के साथ में बातचीत करती है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। इस पर इशिका उससे कहती है कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ नहीं सकती, मैं उनके साथ बातचीत हमेशा ऐसे ही करती रहूँगी, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मेरे से अलग रह सकते हो, मैं इस पर तुम्हें जोर दबाव नहीं दूंगी। इस पर रोहन पांडू उससे बार बार पूछता है कि क्या तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहती। उसके लिए इशिका उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी, लेकिन मैं अपने ऊपर इस तरह के बंधन नहीं चाहती, मैं कभी भी अपने आप को इस तरह से कैद में नहीं रख सकती, मुझे तो आज़ादी की ज़िंदगी जीनी है और मैं आज़ादी की ही ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, चाहे तुम मेरे साथ शादी करो या ना करो, अगर तुम नहीं करना चाहते तो तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। फिर राजेंद्र इन दोनों को शांत करता है और शांत बिठाकर कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ आराम से बैठकर बात करो, इस तरह से तो तुम्हारा झगड़ा बढ़ता ही चला जाएगा, फिर बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। इस पर इशिका उसे मना कर देती है और कहने लगती है कि मेरा मूड नहीं है, मैं बाहर खाना खाने नहीं जा सकती। अब जो रोहन होता है वो अपने राजेंद्र दोस्त से बातचीत करता है कि क्यों ना हम दोनों ही बाहर जाकर खाना ले आते हैं। इस पर इशिका भी तैयार हो जाती है और वो दोनों बाहर खाना लेने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही रास्ते भर जाते हैं तो रास्ते भर यही सोचते जाते हैं कि यार इस लड़की ने मेरे साथ में बहुत बुरा किया है, मेरे होते हुए ये दूसरे लड़के के साथ में इस तरह से बातचीत करती है। इस पर जो राजेंद्र होता है वो भी इसकी सपोर्ट करता है, वो भी यही कहता है कि हाँ यार तेरी ये गर्लफ्रेंड तो इस तरह से किसी दूसरे लड़के से बात करती है जबकि तू इसके सामने बैठा हुआ है। अब इस पर राजेंद्र रोहन दोनों बैठकर शराब पीने लगते हैं और शराब काफ़ी मात्रा में पीते हैं। उस को करीब 11 बजे होटल से खाना लेते हैं और खाना लेकर जैसे ही इशिका के घर की तरफ आते हैं रास्ते से ही मेडिकल से कुछ नींद की गोलियां लेकर आ जाते हैं। और जैसे ही घर पर पहुंचते हैं वहां पर इशिका और इशिका का भाई आर्यन शर्मा दोनों होते हैं, ये चारों मिलकर खाना खाने लगते हैं। उसी
उसी समय जो आर्यन होता है उसके खाने में नशे की गोली मिला दी जाती है। खाना खाते ही आर्यन एकदम से सोने लगता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। अब इशिका के पास फिर से एक फ़ोन आ जाता है और वो इशिका उसी फ़ोन पर बातचीत करने लगती है और उससे हंस कर बातचीत करती है। रोहन पांडु जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जब उसका फ़ोन कटता है तो उससे कहने लगता है कि तुम क्या मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती? तुम इस तरह से कितने लोगों से बातचीत करती हो? इस पर इशिका कहती है कि मेरा मन करेगा मैं उतने लोगों से बातचीत करने वाली हूँ, तुम इस सब में टोकने वाले होते कौन हो? इस पर जो रोहन पांडु होता है कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। लड़की कहती है कि मैं नहीं मानती कि तुम मेरे होने वाले पति हो, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पूरे जीवन भर इस तरह से रख सकोगे। आज ही हमारी इस तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं और मैं अपने दोस्तों से बातचीत नहीं छोड़ूंगी। इस पर रोहन पांडु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। 5-6 रैप्टे यानी कि तमाचे उसको जड़ देता है। उसके बाद वो रोने लगती है, अपने आप को बचाने लगती है। इस पर रोहन पांडु उसके गले को दबाने लगता है और जो राजेंद्र होता है वो उसके पैरों को पकड़ लेता है और तब तक गले को दबाकर रखा जाता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसे वहीं पर तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया जाता है और रात को ही उनके घर के अंदर जाते हैं। वहाँ से ज्वेलरी, कुछ नकदी निकाल कर वहाँ से चुपचाप फरार हो जाते हैं। जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है, दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है। रोहन पांडु तो उनकी गिरफ्त में होता है, उसके दोस्त राजेंद्र पांडु को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और 14 फरवरी का समय आता है तो 14 फरवरी को इन दोनों को अदालत में पेश किया जाता है। इनकी चार्जशीट बनाकर अदालत में पेश कर दी जाती है और तुरंत ही वहाँ से इन दोनों को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? क्या यहाँ पर जो लड़की कर रही थी वो सही थी या गलत थी, या लड़का जो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालता है क्या वो सही था या गलत था? दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आप लोगों का एक शेयर हमारे जो मन है, हमारे जो अंदर की शक्ति है उसे बढ़ाएगा और हमारे अंदर ऐसी भावना पैदा करेगा कि सच्चता पर आधारित हम हमेशा आपके सामने ऐसी घटनाओं को उजागर करते रहेंगे। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप का ख्याल जरूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।